Hello and welcome to Gen X IS. Now we are going to start a very important chapter, that is फेडरलिज्म इन इंडिया. मेन फोकस मेंस के अंदर कैसे टर्म्स लिखने हैं, क्या लिखा जाएगा, कौन से थिंकर्स के बारे में लिखना है. एंड ट्रस्ट में इट इज श्योर शॉर्ट क्वेश्चन, 100% क्वेश्चन है. आज तक कोई भी ऐसे एग्जाम नहीं थी जिसमें इससे एक टॉपिक से क्वेश्चन ना हो. फेडरलिज्म क्या होता है, हमने एक क्विक डिस्कशन पहले भी किया हुआ है. The separation of power, or separation better, division of power. It's not separation, it's division of power between center and state. That is what we call it as federalism. मॉडर्न टाइम पे कैसे अच्छे क्वेश्चन बनेंगे, पहले वो समझो. फेडरलिज्म से पहले क्वेश्चन देखते हैं, फिर हम आएंगे इस सब टॉपिक पे. कुछ दो तीन क्वेश्चन मैंने ऐसा सैंपल लिया हुआ है. इंडियन फेडरलिज्म is a unique model that oscillates between cooperative and a quasi-federal structure depending on the socio-political exigencies of time. Evaluate the statement with reference to views of Casey Weir and Galvin Austin. अब ये क्वेश्चन अगर आप पहली बार रीड करें तो आपको बहुत टफ लगेगा, अच्छा लगेगा क्या क्वेश्चन है. यही 1-1.5 घंटे के लेक्चर के बाद आप पढ़ोगे, आप लगेगा वाह कितना इजी. ज्यादातर बच्चे जो आंसर राइटिंग में गलती कर रहे हैं उसका सिंपल सा रीजन ये है, क्योंकि आप जब पढ़ रहे हो तो आप उस डेप्थ में नहीं जा रहे जिस डेप्थ की रिक्वायरमेंट है. इसी को अगर सिंप्लीफाई कर दूं तो आप बड़े आराम से आंसर लिख लोगे, बट मेंस के क्वेश्चन सिंप्लीफाइड पूछे नहीं जाते. सबसे बड़ा टास्क ही मेंस में है क्वेश्चन को डिकोड करना ना. द सेकंड क्वेश्चन, द शिफ्ट फ्रॉम बार्गेनिंग फेडरलिज्म, अब आपने पढ़ा ही नहीं होगा व्हाट इज बार्गेनिंग फेडरलिज्म, टू कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म हैज क्रिएटेड अ न्यू पैराडाइम फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया, yet it possesses significant challenges for less developed states. Critically examine. यहां पे हमें मेन फोकस कहां रखना है, बार्गेनिंग फेडरलिज्म एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म. ठीक है. द थर्ड, व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज फेडरल इन नॉर्मल टाइम्स बट यूनिटरी इन इमरजेंसीज. The basic structure doctrine has acted as a primary safeguard against over centralization of power. Discuss with the help of relevant judicial. यहाँ पे जुडिशरी ने कैसे फेडरलिज्म को प्रोटेक्ट किया उसके बारे में आंसर लिखना है आपको. प्रणाम मानव, वेरी गुड आफ्टरनून बेटा. तो अगर आप क्वेश्चंस देखें तो आप यू विल रियलाइज कि हमें किस किस एंगल में खास बात करनी है. वो जो स्टैटिक एजुकेशन होता है तो थोड़ा आगे निकल कर कि इंडियन फेडरलिज्म का नेचर क्या है. फेडरलिज्म क्या है वो हमें पता है, हमने प्रीएम्बल में बहुत डिटेल में डिस्कस किया. फेडरलिज्म इज द डिवीजन ऑफ पावर between union and provinces or states. But what is the nature or speciality of Indian federalism? एक क्वेश्चन तो यही बन जाता है. अगर सिंपल क्वेश्चन जैसे क्लास 3 लेवल पे पूछा था एसटीआईडी वैसो वगैरह पे, तो इसका बेस्ट क्वेश्चन लोग पूछते हैं कि व्हाट आर द सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन फेडरलिज्म, या फिर व्हाट आर इसेंशियल फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, किसके बिना फेडरलिज्म पॉसिबल ही नहीं है. ये एक क्वेश्चन बनता है आपका. थोड़ा एडवांस अगर मॉडर्न एआई बेस्ड क्वेश्चन अगर आप देखें तो ये बहुत डेप्थ में जाता है. ये बार्गेनिंग फेडरलिज्म की बात कर रहा है, ये कॉम्पिटिटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात कर रहा है, क्वासी फेडरलिज्म, कंप्लीट फेडरलिज्म, एब्सोल्यूट फेडरलिज्म. इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हमें ये सारी बातें समझ. दिस इज गोइंग टू बी लॉन्ग जर्नी. टाइटन योर बेल्ट्स एंड लेट्स स्टार्ट. ओके, पहले पढ़ेंगे फिर वापस क्वेश्चंस पे आएंगे. इनका आंसर लिखना मैं आपको सिखाऊंगा, क्या इंट्रो में लिख सकते हो, क्या बॉडी में, क्या कंक्लूजन में, और उसके बाद हम प्रीलिम्स के बहुत सारे सिंपल क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे. Let's try to understand the theories given by various thinkers about Indian federalism. The very first theory was given by Casey Weir. ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन फेडरलिज्म के सबसे फेमस क्रिटिक माने जाते हैं. क्रिटिक मतलब जो क्रिटिसाइज किया, जिसने जिसने उसके ड्रॉबैक्स ढूंढे हुए हैं. अगर क्रिटिक्स की बात हो तो केसी वियर को बिना लिखे आप क्रिटिक्स के बारे में बात ही नहीं करते. ये आदमी यूएस फेडरलिज्म से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था. He thinks that US federalism is absolute or true federalism.
ठीक है, जो स्ट्रिक्ट डिवीजन ऑफ पावर रखता है, जो रेसिड्यूरी सब्जेक्ट स्टेट को दे रहा है, क्योंकि कभी कभी मेंस में ये क्वेश्चन बनता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ट्रू फेडरलिज्म? द ट्रू फेडरलिज्म मींस वेयर देयर इज स्ट्रिक्ट डिवीजन ऑफ पावर, द रेसिड्यूरी सब्जेक्ट इज ट्रांसफर्ड टू स्टेट, two constitutions at one at center, another at state level, dual citizenship, ये सब जहां भी फॉलो हो रहा है, जहां पे एट अ टाइम आप एक नेशन के सिटीजन हैं और उसी समय आप एक स्टेट के सिटीजन हैं, इसे हम कहते हैं दी ट्रू फेडरलिज्म। किसी वियर के अकॉर्डिंग यूएस इज अ ट्रू फेडरलिस्टिक मॉडल, एंड एनी मॉडल व्हिच इज नॉट इनकंसिस्टेंट विथ यूएस इज क्वासी। क्वासी का दो मीनिंग निकलता है, फर्स्ट डिस्टॉर्टेड, मतलब जो ओरिजिनल नहीं, और सेकंड हाफ, थोड़ा है थोड़ा नहीं है। क्वासी को दो सेंस में देखा जा सकता है। अगर एब्सोल्यूट क्रिटिसिज्म में देखा जाए तो क्वासी का मतलब फॉल्स कह सकते हो। अगर यूएस का ट्रू फेडरलिज्म है तो इंडिया का फॉल्स फेडरलिज्म। ये सीवियर इसी रिस्पेक्ट में बात करते हैं, वो इंडिया को फॉल्स फेडरलिज्म कहते हैं। मॉडर्न थिंकर्स जो इनका सपोर्ट करें वो फॉल्स तो नहीं बट हाफ फेडरलिज्म कह देते हैं काफी बार, या डिस्टॉर्टेड फेडरलिज्म कह देते हैं, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग अगर आप स्ट्रिक्ट फेडरलिज्म की बात कर रहे हो तो इंडियन फेडरलिज्म में 4-5 चीजें मिसिंग है। सबसे पहली बात, रेसिड्यूरी सब्जेक्ट। रेसिड्यूरी सब्जेक्ट मतलब जो सब्जेक्ट्स लिखे नहीं गए हैं तो रेसिड्यूरी कहा जाता है। जनरली फेडरल स्ट्रक्चर का क्या प्रिंसिपल होता है समझना। जनरली जिस भी कंट्री में फेडरल स्ट्रक्चर होता है वहां पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना मैंडेटरी है। बिना रिटन एग्रीमेंट के आप फेडरलिज्म नहीं एक्सेप्ट कर सकते। तो जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसमें खाली एक ही शेड्यूल होती है। ये बात बहुत ध्यान से समझना। किसी भी ट्रू फेडरलिज्म में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में खाली एक शेड्यूल होती है जिसमें लिखा जाता है कि सेंटर के या यूनियन के क्या क्या पावर्स होंगे, और जो भी नहीं लिखा गया है वो सबका सब स्टेट की पावर है। रेसिड्यूरी मतलब का, रेसिड्यूरी वर्ड का प्राइमरी मतलब ये होता है। अगर आप यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन देखें या अदर जो स्ट्रिक्ट फेडरलिज्म को फॉलो करते थे कंट्रीज, तो उनके कॉन्स्टिट्यूशन में ओनली वही सब्जेक्ट लिखे गए हैं जो कि सेंटर का सब्जेक्ट है। एम आई क्लियर? बाकी सारे के सारे सब्जेक्ट स्टेट को दे दिए जाते हैं। तो रेसिड्यूरी लिटरल मीन समथिंग विच इज नॉट रिटन, विच इज नॉट डिफाइंड इज रेसिड्यूरी। जैसे मैंने कह दिया कि डिफेंस, कम्युनिकेशन, देन करेंसी एंड एनीथिंग एल्स, वो सेंटर का सब्जेक्ट है। तो बाकी जो भी आएगा सब स्टेट का, इसको रेसिड्यूरी पावर कहा जाता है। ट्रू फेडरल स्ट्रक्चर में रेसिड्यूरी पावर स्टेट के पास होती है, जबकि इंडियन गवर्नमेंट की अगर आप बात देखें तो इंडिया में हमारे 7 शेड्यूल में हमने दोनों की पावर डिफाइन की हुई। ये सब्जेक्ट सेंटर के हैं, ये सब्जेक्ट स्टेट के हैं। रेसिड्यूरी पावर सेंटर को दे दी गई है। अगर आप थोड़ा बहुत हिस्ट्री की डिबेट जानते हो तो जिन्ना के 14 पॉइंट प्रोग्राम में डिमांड यही थी कि रेसिड्यूरी पावर आपको देना चाहिए स्टेट को। इवन जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो बहुत सारे लोग इसी सपोर्ट में थे कि रेसिड्यूरी पावर स्टेट को दे दी जाए। बट लेटर वी एक्सेप्टेड 1935 एक्ट। 1935 में रेसिड्यूरी पावर वाइसरॉय को दे दी गई थी, तुमने इस तरह रेसिड्यूरी पावर यूनियन गवर्नमेंट को दे दी। इसलिए जो केसी वीर है उनका कहना है कि जब आपके पास रेसिड्यूरी पावर ही स्टेट के पास नहीं है, वो सेंटर के पास था, फेडरलिज्म कैसे हुई? ठीक है, तो इंडियन फेडरलिज्म का सबसे पहला क्रिटिसिज्म ये है। क्रिटिसिज्म आपको पता होनी चाहिए कहां कहां भी, द डेफिनेशन ऑफ रेसिड्यूरी पावर्स। ठीक है, सेकंड क्रिटिसिज्म, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दूं यहां पे डेफिनेशन, कभी कभी चीजें पता होनी चाहिए बहुत डिटेल में। कॉन्स्टिट्यूशन में काफी ऐसे प्रोविजंस हैं। एक मिनट बेटा, बहुत मैसेज आ रहा है बैंक से। आदमी प्लान सिस्टम के लिए 5 मैसेज करते हैं गधे लोग। बात यह है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में काफी ऐसे आर्टिकल्स हैं जो फेडरल स्ट्रक्चर को डिमिनिश करने का राइट रखते हैं, उसे हटाने का राइट रखते हैं।
for simple emergency provisions. Article 352, Article 356, Article 358, Article 360, 359, ये सब क्या पावर दे रहे हैं? सब पावर दे रहे हैं कि जब भी इमरजेंसी सिचुएशन होगी तो स्टेट के सारे राइट्स को हटा दिया जा सकता है, वो पूरा एक यूनिटरी स्ट्रक्चर बन जाएगा. If your nature is destructible, you can destruct entire states, you can transfer all the powers to center, then how you are a federal character? Isn't it? केसी वियर का मानना है कि इंडिया इज नॉट एक्चुअली फेडरल स्ट्रक्चर, इट इज प्राइमरली यूनिटरी विद सर्टेन फेडरल फीचर. इनका मानना है कि ये प्राइमरली तो यूनिटरी है, इवन नेम इटसेल्फ इज यूनियन ऑफ इंडिया. कुछ फेडरल फीचर्स हैं, इसलिए इसने इसको क्वासी बोल दिया. जैसे एक तो इमरजेंसी प्रोविजन, थर्ड आर्टिकल 3 where you can divide any state, you can unite states, you can rename states without their consent, isn't it? ये fourth article 368, major part of the constitution can be amended without the consent of states, है कि नहीं? फेडरल स्ट्रक्चर में ये पॉसिबल नहीं हो सकता. इतना ही नहीं, आर्टिकल 365 it clearly says that states are bounded by executive directions of the center. अगर सेंटर स्टेट को कोई एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन देता है, स्टेट उसको नहीं पूरा करते तो स्टेट की गवर्नमेंट हटा दी जाएगी, प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा. सेंटर स्टेट रिलेशन में बहुत सारे स्पेशल प्रोविजंस हैं, लाइक स्टेट कैन गिव अवे देयर लॉ मेकिंग पावर, लेजिस्लेटिव पावर, दे कैन ट्रांसफर दैट टू सेंटर. ये सभी चीजें फेडरलिज्म के प्रिंसिपल के अगेंस्ट होती है. देयर इज नो ड्यूअल सिटीजनशिप एट ऑल. excessive control of center to at the finances, में टर्म यूज किया जाता है states are at the mercy of union finances. केंद्र को दया आई तो देगा, नहीं आई तो नहीं देगा. मर्सी ऑफ यूनियन फाइनेंसेस. केसी वियर इंडियन फेडरलिज्म को कुछ इस कॉन्सेप्ट में देखते हैं. ठीक है, there are many more things, लगभग 30-35 टॉपिक आने चाहिए इसमें, बट आपके आंसर राइटिंग में इतना नहीं खींच पाओगे. 5-6 टॉपिक आपके लिए बहुत हो जाएगा. ठीक है, तो केसी वियर पे ही कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, जैसे वो ऑसिलेशन वाला क्वेश्चन था. द ऑसिलेशन टर्म इटसेल्फ वाज यूज्ड बाय केसी वियर. इसलिए हमने कोई फेडरलिज्म, इंडियन कोई फेडरलिज्म नहीं एक्सेप्ट किया. इंडिया एक ऑसिलेटिंग बॉडी है, जहाँ इच्छा हो तो फेडरलिज्म, नहीं हो तो यूनियन, इच्छा हो तो फेडरलिज्म, नहीं तो यूनियन. ठीक है, आई होप मैं आपको केसी वियर के बारे में समझा सकूं. सेकंड, ग्रैनविले ऑस्टिन. ये इंडियन फेडरलिज्म को बहुत पॉजिटिव नजर से देखते हैं और इन्होंने उसके लिए एक नाम दिया, सुई जेनेरेसिस. कभी भी इंडियन फेडरलिज्म के बारे में लिखो तो ये टर्म खास सेट करना, सुई जेनेरेसिस. व्हाट इज दैट मीन तिवारी जी? यार फेडरलिज्म तो मैंने तुमको बहुत पहले काम में, वर्क में दिया था. हाँ, ऑफ इट्स यूनिक कैरेक्टर, something that is unique, something that is new, not copied from anywhere else. ग्रैनविल ऑस्टिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को स्वी जनरस कहते हैं. ये कहते हैं इंडिया ने कहीं से कुछ कॉपी नहीं किया, इसने खुद का बनाया है. एंड इसने केसी वियर को काउंटर किया. इन्होंने कहा, हाउ कैन यू कंपेयर एनी नेशंस पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ अनदर नेशन which have different socio-economic capabilities and capacities? You are saying Indian constitution is quasi or false. But why? Because you think America is an idol. What I am thinking that India is an idol and America is a quasi-federal then. Concept clear है भाई? अगर मैं ये कहूं कि अमेरिका ही आइडल नहीं है तो मैं आइडल हूं, अमेरिका फॉल्स हो गया. Who is there to define the frame of reference? फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहा जाता है जिससे हम किसी चीज को कंपेयर कर रहे हैं. ये मयूर की हाइट छोटी की बड़ी? मयूर की हाइट कितनी? आप हर जगह पूछ रहे हो किससे कंपेयर कर रहे हो. जब हर जगह पूछते हो तो फेडरलिज्म में क्यों नहीं?
मैं बोल दूं अच्छा ये प्रेम, तो आप बोलेंगे क्यों सर, इससे फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्यों बनाया गया, अनुराग को क्यों नहीं? देयर मस्ट बी इंटेलिजेंट डिफरेंस, या ऐसा तो है नहीं कि यूएस से कंपेयर करो। तो ग्रैनुअल ऑस्टिन ने इसका बहुत जबरदस्त अपोजिशन किया, लॉजिकल अपोजिशन। इंडिया इज इटसेल्फ अ sui generis. It is unique in its character, which this social India socialism is not only a political structure, but it is to achieve socio-economic objectives of nation. राष्ट्र ने कहा कि इनका जो फेडरलिज्म है वो सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। Here we do not follow a strict separation between center and state. They are not working in silos like an agreement. ग्रैनुअल ऑस्टिन कहते हैं कि कोई एग्रीमेंट किससे नहीं बनाई इंडिया है, इसलिए वो एकदम सेपरेट काम नहीं करेंगे, बल्कि इंडिया में हम ये ट्राई कर रहे हैं कि ये सब एक साथ मिलके काम करें। Where the center is working as Paneris Panthea, मतलब काइंड ऑफ गार्डियन, सेंटर गार्डियन है और सब साथ मिलकर काम करते हैं। इंडिया is having a structure where the entire nation, the political function, it works like a joint family, where each body cooperate with other. जैसे एक जॉइंट फैमिली होती है, जॉइंट फैमिली में सबको अलग अलग नहीं करके रख देते इंडिया में। इंडिया में क्या रहता है, सभी कम अपना कॉम्बिनेशन देते हैं, जब सभी देते हैं तो बेस्ट रिजल्ट आता है। जबकि यूएस का स्ट्रक्चर क्या है, मान लीजिए एक पिताजी है, ठीक है, एक फादर है, उनके 3 बेटे हैं जिनकी उम्र 40-45 साल है। यूएस कहता है इनसे सबको एकदम अलग कर दो, सबके अपने अपने घर होने चाहिए, अपने अपने होने चाहिए, इसको उनका फेडरलिज्म माना गया। ग्रैनुअल ऑस्टिन कहा कि इंडिया इज नॉट द सेम। इंडिया सेज व्हाई टू कीप देम अलूफ, कीप देम इन साइलेंस, लेट्स लेट देम कंबाइन विद ईच अदर, कोऑपरेट विद ईच अदर। किसी की वीकनेस को कोई स्ट्रांग है तो पूरी कर देगा, जिससे हम एक नेशनल सोशो इकोनॉमिक पॉलिसीज को अचीव कर पाएंगे। आप इमेजिन कीजिए, गुजरात और महाराष्ट्र, कर्नाटक जैसे इंडस्ट्रियल स्टेट्स बहुत सारी इनकम जनरेट कर रहे हैं, एंड देयर मेजर पार्ट इज डोनेटेड एज अ फाइनेंस कमीशन ग्रांट तो उत्तर प्रदेश, बिहार एंड झारखंड, जहां पे उतनी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज नहीं है। इन रिटर्न दे स्टेट्स आर प्रोवाइडिंग यू अ वर्कफोर्स। दिस इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नेंस। अमेरिका कहता नहीं, अगर गुजरात 1 करोड़ कंट्रीब्यूट कर रहा है तो गुजरात को 1 करोड़ रिटर्न होना चाहिए। यूपी का आदमी गुजरात में आके काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहां का सिटीजन अलग है, यहाँ का सिटीजन अलग है। So we will fail to achieve our goals, the social economic goals we want, क्योंकि इंडिया स्टेट इज अ, इससे भी ब्यूटीफुल ग्रैनुअल ऑस्टिन ने कहा कि जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना, इट्स प्राइम फोकस was not to divide the power, they actually divided the power to make them united, to avert the horror of partition, the horror to divide India again, कहीं फिर ना टूट जाए। It mean we preferred our unity and integrity above political. Am I clear? ये जो थिंकर्स होते हैं, जो फिलोसोफर्स होते हैं, जिस नजर से किसी चीज को देखते हैं, उससे ब्यूटीफुल आंसर आप कभी नहीं लिख सकते। तो जब तक आप इनको नहीं पढ़ रहे, तब तक आप पढ़ नहीं रहे हो, खाली लिख रहे हो। और यही जन आपके आंसर और मेरे आंसर में जमीन आसमान का अंतर आ जाए। If you are going to write the same thing, we will write in different way. I'll quote thinkers, I'll quote their thinking. क्योंकि इंडियन फेडरलिज्म को अगर कोई बच्चा जो जनरली पढ़ रहा है किसी भी क्लासरूम में, मैं लाइव हूं, मैं लाइव रहकर खुलेआम ही चैलेंज कर रहा हूं कि इससे बेटर कोई दिखा देना मुझे एक आध लेक्चर। यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे भी नहीं हूं, कहीं भी आप जाओ, यही पढ़ाया जाता है कि इंडियन फेडरलिज्म इज अ क्वासी फेडरलिज्म, यहाँ पे ज्यादा पावर सेंटर की तरफ टिल्टेड है, ठीक है। व्हाट इफ दे विल आस्क यू कि हाउ इट इज द sui generis, तो आप क्या लिख पाओगे फिर? आपसे अगर पूछ लिया कि ये बताओ कि ये सबसे स्पेशल क्यों है, आपको भाई साहब हमें तो ये पढ़ाया गया कि ये खराब है, क्योंकि लक्ष्मीकांत itself and the major books they are more tilted towards KCVO, वो सब उसकी थिंकिंग ज्यादा लिख रहा है। जबकि मॉडर्न थिंकर्स ग्रैनुअल ऑस्टिन जैसे थिंकर को सपोर्ट करते हैं, जो इंडिया के फेडरलिज्म की एक अलग ही ब्यूटी दिखा रहा है। ये बता रहा है इट इज टू अचीव सोशियो इकोनॉमिक
opportunity. It is there to achieve the unity and integration of nation. And then most important, it is a sui generis. ठीक है, और ये कहता है आर्टिकल 356 दिया गया है, तो आर्टिकल 356 not that center is controlling the state, but center is actually protecting the state. कितनी ब्यूटीफुल बात लिखी गई इसमें, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है कि सेंटर हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट स्टेट्स फ्रॉम एक्सटर्नल अग्रेशन. अगर कोई वॉर कर रहा है, कुछ भी हो, तो स्टेट की ये ड्यूटी है कि एक्सटर्नल अग्रेशन से स्टेट को सेंटर प्रोटेक्ट करेगा. तो कॉन्स्टिट्यूशन ही सेंटर को एक पैरेंटल पोजीशन पर रख रहा है, तो बाप कभी बच्चों का बुरा नहीं समझता. Why to always think बेटा थोड़ी देर स्टेबल हो जा प्लीज. मेरा आधे घंटे से ध्यान जा रहा है, पता मैं कब से डाइवर्ट हो रहा हूँ. ये गलती नहीं है, अंडरस्टैंड, अनकॉन्शियस माइंड में होता है जब पढ़ते हैं. तो भी पढ़ाई करते हैं मैं काफी बार पता नहीं चलता, ये कंटिन्यू चालू रहता है. ताकि जब पढ़ाता हूँ तो पूरा क्लास स्टेबल रहता है, तो मेरा ध्यान बार बार ऐसी पोजीशन में जाता है. अगर कोई ये कर देखता हूँ क्या हो रहा है, तो थोड़ा ध्यान डाइवर्ट हो जाता है. ठीक है, बी स्टेबल, कंफर्टेबल नहीं, बाहर जाके 10 मिनट घूम के आ जाने का. ठीक है, पक्का डन. अरे जो नहीं बेटा, मेरे साथ भी होता है. अगर मैं क्लास में बैठा हूं तो मेरे साथ भी अनकॉन्शियस. कितने लोग अनकॉन्शियस, तुम लोग को पता नहीं तुम लोग अनकॉन्शियस माइंड में क्या क्या करते रहते हो. कभी अगर सामने काट लगा दूंगा, यू विल रियलाइज कितने लोग ये अपनी याची बैठे बैठे गला काट के निकाल देंगे अंगुली से, ऐसा लगता है. ये सबके साथ होता है. अनकॉन्शियस माइंड में हम बहुत कुछ करते हैं क्योंकि इतना फोकस हो जाता है कि ध्यान बॉडी का रहता नहीं. अगर मैं किसी को कुछ कहूँ तो उसका बुरा मत लगाना. उसका एक ही रीजन होगा कि मुझे खुद को शायद बहुत डिस्टर्ब हो रहा है उस चीज से, इसलिए मैं बोलूंगा. उसको पहले दिन नहीं बोल दिया था, पहले दिन ऐसे बैठ के इधर दफा मारना था ऐसे ही. उसके बाद कभी नहीं किया. ये हमारे बीच पहले बीच में बात पाँव पाँव करती थी. मैं कुछ बोल, हाँ अब मैं क्या हो गया, क्या पाँव बोल रही है. अभी साइलेंट मोड में बैठी रहती है, कभी का थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है. ठीक है, चले आगे. सब फ्रेश है, राइट. आप समझ पाए इंडिया के फेडरलिज्म की ब्यूटी. ये पॉजिटिव एस्पेक्ट है हमारे फेडरलिज्म, हमें ये भी तो खोलना था. और इसी चीज को हम कहते हैं कोऑपरेटिव, जहां स्टेट आर नॉट ईच अदर्स राइवल, दे आर ईच अदर्स फैमिली एंड सपोर्टर. ये किस तरह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिफ्लेक्ट हो रहा है? विथ वेरी सिंपल प्रिंसिपल, नीति आयोग है कि नहीं. नीति आयोग क्या कहता है? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म. फाइनेंस कमीशन, तो हम फिस्कल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं इंडिया का. फाइनेंस कमीशन एंड फिस्कल डिस्ट्रीब्यूशन, isn't it? पैरामिलिट्री फोर्सेस, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो दिखा रही है कि इंडिया का फेडरलिज्म इज कोऑपरेटिव. क्या आप ग्रैनविल ऑस्टिन को समझ पाए हैं? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ और थिंक को समझते हैं. आप इनको खाली ध्यान दीजिए, कुछ समय बाद जब आप आंसर में आएंगे आप लगेगा वाह कितना इजी था. मॉरिस जॉन्स एंड जॉन्स, ये मेरे को पर्सनली मुझे सबसे बेस्ट लगता है. जब मैंने मॉरिस जॉन्स को पहली बार पढ़ा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट में, तो मुझे बड़े ब्यूटीफुल थिंकर लगे कि वाह कितना ब्यूटीफुल इसने इंडिया को समझा हुआ है. मॉरिस जॉन्स किस समय इंडिया के बारे में लिख रहे हैं? जब इंडिया में वन पार्टी रूल है. मेरी बात बहुत ध्यान से समझ. 1950 से लेकर 1970s तक इंडिया में सिंगल पार्टी रूल रहा, मतलब सेंटर में भी कांग्रेस और स्टेट में भी, ऑलमोस्ट सारे स्टेट्स. इन्होंने एक चीज ऑब्जर्व की इंडिया के बारे में कि इंडिया ने इन थियरी फेडरलिज्म अडॉप्ट कर लिया है. ठीक है, बट इन प्रैक्टिकल ज्यादातर डिसीजंस सेंटर और स्टेट के बीच डिस्प्यूट हो ही नहीं रहा है, क्योंकि डिस्प्यूट तो तब होगा जब कोई और पार्टी होगी. जितने भी सेंटर स्टेट के डिस्प्यूट्स हैं, rather than going to court, they are going to party's office. मॉरिस जॉनसन बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया इंडिया. उसने देखा कि कैसे, अच्छा आप लोग मुझे बताइए, मान लीजिए भूपेंद्र भाई पटेल और नरेंद्र भाई मोदी जी के बीच कोई डिस्प्यूट हो, तो क्या वो कोर्ट जाएगा? वो बीजेपी कार्यालय में जाएगा? हाँ मोदी जी बोले क्या बात बता क्या है? सर ऐसा नहीं, चल ठीक है हो जाएगा. इन्होंने कहा कि मोस्ट ऑफ द डिस्प्यूट्स बिटवीन, एक्चुअली नो डिस्प्यूट एवर अराइजेस, क्योंकि जब एक ही पार्टी कोई डिस्प्यूट होता नहीं है, जो सेंटर से पास होता है ऑर्डर वही सब फॉलो करते हैं. इन केस ऑफ डिस्प्यूट
इट विल बी सॉल्व्ड इनसाइड अ पॉलिटिकल पार्टी मीटिंग। तो कोर्ट में डिस्प्यूट रेज नहीं होता था। फेडरलिज्म वाज नॉट अ पॉलिटिकल मैटर, रेदर देन जो रीजनल लीडर्स होते थे, जैसे भूपेंद्र भाई पटेल की बात करूं या नीतीश फडणवीस की बात करूं, ये सब अपने अपने स्टेट के रीजनल लीडर हैं। इन द मीटिंग ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी दे बार्गेन एंड दे अचीव। फेडरलिज्म वाज नॉट अ प्लेस ऑफ डिस्प्यूट, इट वाज द प्लेस ऑफ डिस्कशन, बार्गेनिंग कि सर मेरे स्टेट को थोड़ा ज्यादा दो ना यार, ऐसा कैसे कर रहे हो सर, गिव एंड टेक, कि मेरा स्टेट आपको ये देगा, आप मुझे ये देना। इशू कहा था जब दो राइवल्स एक जगह आ जाए, क्योंकि दोनों के हित अलग जगह होते हैं, इंटरेस्ट। फॉर एग्जांपल दिल्ली में 1990 से दिल्ली को स्पेशल स्टेटस मिला था, 279 सब क्लॉज ए, 69 सब क्लॉज ए, सॉरी 79 बराबर 279 सब क्लॉज ए, दिल्ली का स्पेशल स्टेटस 1990s में दिया गया, 1991 में। तब से लेकर 2014 तक कोई डिस्प्यूट नहीं हुआ। क्यों? सेंटर में भी पार्टी, स्टेट में भी पार्टी। 14 में आए आम आदमी पार्टी। अब आम आदमी पार्टी चाहती थी कि ज्यादा पावर मुझे कैप्चर मिले, तो उनके और कोर्ट में डिस्प्यूट होगा। अब डिस्प्यूट की वजह से प्रॉब्लम क्या होती है, सेंटर अपनी हेल्प बंद कर देगा और स्टेट के फाइनेंसेस ज्यादा तक सेंटर पर डिपेंड करता है। जैसे बिहार में इस समय, आप एग्जांपल से समझो, करंट वैल्यू, क्योंकि 1950 के थिंक करें, अब किसी काम का नहीं, बट अभी भी उसकी रिलेवेंस को समझा रहा हूं। बिहार में नीतीश कुमार की गवर्नमेंट थी, जैसे नलाय और बीजेपी, मतलब सेंट्रल स्टेट में सेम पावर आई, उन्होंने सेंटर के साथ बार्गेनिंग कर ली। मैं आपकी पार्टी को सेंटर में सपोर्ट देता हूं, आप बिहार को रेल दो, मेट्रो दो, एयरपोर्ट दो, डेवलपमेंट दो। पिछले 2 साल से बजट में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट बिहार को मिल रहा है, हर साल, इस साल भी है। दिस इज द पावर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। इंडियन फेडरलिज्म डू नॉट क्रिएट डिस्प्यूट्स, इट क्रिएट्स अ प्लेस ऑफ डिस्कशन, डिबेट, बार्गेनिंग, गिव एंड टेक, जिससे सबका विकास होता है। जैसे बिहार ने अपना बार्गेनिंग पावर यूज किया। प्रणाम साहेब श्री, प्रणाम बेटा जी, खूब खूब खुश रहो। क्योंकि सबसे प्यारा ये लगता है, पता है, मैं लेक्चर में जाता ना, प्रणाम साहेब श्री, प्रणाम गुरुजी, सबसे अच्छा लगता है। थोड़ा देसी तड़का आ जाता है, मैं आदमी देसी हूँ, तो मुझे ज्यादा पसंद है सब चीज। गुड मॉर्निंग से ज्यादा बेटर ये लगता है, टू बी वेरी फ्रैंक। थैंक यू। इंडियन फेडरलिज्म आप समझ रहे हैं कैसा है, इट इज अ प्लेस ऑफ बार्गेनिंग। जैसे बच्चा अपने पिता से जिद कर सकता है, इंडियन फेडरलिज्म वो है जहां पर रीजनल लीडर्स सेंटर से जिद कर सकते हैं, यार हमें इतना मिलना है कि नहीं। ये बड़ा अच्छा इंडियन फेडरलिज्म को ऑब्जर्व किया जेम्स। प्रॉब्लम क्या हुई, ये तभी तक सही बैठा या सटीक बैठा जहां तक सिंगल पार्टी रूल था। जैसे ही सिंगल पार्टी रूल गया, अब स्टेट और सेंटर के बीच डिस्प्यूट्स बढ़ रहे हैं। एट प्रेजेंट आप देखो, केरला वर्सेस सेंटर, तमिल वर्सेस सेंटर, बंगाल वर्सेस सेंटर, तो रोज आप सुनते ही हैं, रोज की महाभारत है। अब हर जगह ये डिस्प्यूट शुरू हो रहा है। तो कहीं ना कहीं मॉरिस जॉन्स बहुत अच्छे से इंडियन फेडरलिज्म को एक्सप्लेन कर पाए थे, बट इन केस ऑफ सिंगल पार्टी रूल, जो पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन था, नेगेटिव था, पॉजिटिव था। इंडियन फेडरलिज्म डिस्प्यूट क्रिएट करने के लिए नहीं है, बट तो बार्गेनिंग एंड गिव एंड टेक के लिए है। ठीक है, क्या हो गया आदित्य, समझा बेटा? नेक्स्ट, आयर चैनिंग। आयर चैनिंग ने बहुत फ्रेगमेंटिक अप्रोच दिया है इंडियन फेडरलिज्म को, और एक्चुअली थोड़ा सही अप्रोच, फ्रेगमेंटिक है और ज्यादा सही है। ये इंडिया को फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी है, और ये बहुत अगेंस्ट है वियर के, केसी वियर के इंटरप्रिटेशन के। केसी वियर ने क्या कहा था कि इंडिया इज नॉट इवन अ फेडरेशन, इट इज अ यूनियन विद फेडरल कैरेक्टर। उनका सॉरी, इंडिया इज अ फेडरल थिंग विद सर्टेन यूनियन कैरेक्टर। इंडिया का सेंटर थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट इंडिया है इन नेचर फेडरेशन। ठीक है, यही थिंकिंग है आर जेनिंग्स की, और इंडिया के बारे में सबसे ज्यादा लिखने वाले, सबसे ज्यादा समझने वाले यही है आर जेनिंग्स। आज लक्ष्मीकांत हैविली इन पर डिपेंड करते, जितना भी लक्ष्मीकांत में पॉलिटिकल थियरी लिखी गई है, मोस्टली कंट्रीब्यूटेड टू आर जेनिंग्स।
इन्होंने बताया कि कैसे सेंट्रलाइजेशन टेंडेंसी, इवन यूपीएससी ने 3 से 4 बार मेंस में यही स्टेटमेंट पूछा हुआ है कि एक्सप्लेन हाउ इंडियन फेडरेशन, इंडिया इज अ फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंट्रल टेंडेंसी, एक्सप्लेन हाउ, यही क्वेश्चन बार बार पूछा। और जब भी इसका आंसर लिखना हो तो एक स्ट्रक्चर वे में लिखना। स्ट्रक्चर मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। पार्ट 1 आर्टिकल 3 वहां से स्टार्ट कीजिए। इंडिया इज अ स्ट्रक्चर ऑफ अनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन। इंडिया के यूनियन को तोड़ नहीं सकता, इंडिया तो इंडिया रहने वाला है, बट डिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स। जबकि अमेरिका अनडिस्ट्रक्टेबल सेंटर, अनडिस्ट्रक्टेबल स्टेट। अमेरिका के स्टेट भी नहीं तोड़ी जा सकते, सेंटर के पास पावर नहीं है। ये पहली लाइन आपकी होनी चाहिए हमेशा। जब भी इंडियन फेडरलिज्म के बारे में क्वेश्चन पूछा जाए तो आप पहले लिखेंगे कि इट इज अनडिस्ट्रक्टेबल सेंटर विद डिस्ट्रक्टेबल स्टेट टेंडेंसी। इट इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट, इट इज मेनली डिराइव्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। ये कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है, हमारे यहाँ स्टेट्स एक साथ आके नहीं कहते हम इंडिया बनेंगे। इंडिया पहले से था, इंडिया ने स्टेट बनाया है अपने एडमिनिस्ट्रेटिव ईज के लिए, ना कि स्टेट से मिलकर इंडिया बना। जैसे अमेरिका में स्टेट ने मिलकर अमेरिका बनाया, अमेरिका थोड़ी था, इंडिया तो पहले था, इंडिया ने स्टेट्स बनाए हैं। तो आवर फेडरलिज्म इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट। ये आपका सेकंड लाइन होना चाहिए। थर्ड लाइन आप लिखेंगे कि इंडियन यूनियन है, जब आपको ये एक्सप्रेस कर, ये आपका इंट्रो हो गया, बॉडी में आइए। हाउ इंडिया फेडरलिज्म इज अ फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंट्रल टेंडेंसी। पॉइंट नंबर 1, यूनियन कैन डिस्ट्रक्ट, रिक्रिएट, रीड्रॉ द बाउंड्रीज ऑफ स्टेट विदाउट देयर कंसेंट। ये पार्ट 1 का, ये याद उस समय नहीं आता इसलिए बता रहा हूं, सीक्वेंस कैसे याद करना है। सेकंड, इंडिया डू नॉट हैव ड्यूअल सिटीजनशिप, पार्ट 2। Third, fundamental right. Only the parliament have the right to enact about fundamental right. State do not have. It means state have restricted functioning in case of fundamental right. ठीक है, डीपीएसपी जान दो। 5 पे आ जाओ, इमरजेंसी पावर्स। सेंटर एंड स्टेट के रिलेशन में लिखोगे, सेंटर स्टेट कैन गिव अवे देयर लेजिस्लेटिव पावर। अगर दो स्टेट एक साथ आए और आके एक रिक्वेस्ट करें कि सेंटर इस सब्जेक्ट पे लॉ बनाओ, तो वो स्टेट की पावर गई, सेंटर की आ गई परमानेंट। ठीक है, तो ये भी एक पावर है जो एक्स्ट्रा पावर। फिर राज्यसभा के स्पेशल फीचर्स, राज्यसभा हैव पावर टू पास अ रिजोल्यूशन, जिसकी वजह से 1 साल के लिए वो पूरा सब्जेक्ट पार्लियामेंट को मिल जाएगा, स्टेट का सब्जेक्ट पार्लियामेंट को मिल जाएगा। इमरजेंसी प्रोविजंस हमें पता है। गवर्नेंस अपॉइंटमेंट, आफ्टर गवर्नेंस अपॉइंटमेंट अगर आप और जाएं तो ग्रांट्स, फाइनेंस कमीशन, जुडिशरी, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो इंडिया को एक सेंट्रल टेंडेंसी देती है। ठीक है, और मैंने जिस सीक्वेंस बताया आपको, उसी सीक्वेंस में आपको इसका आंसर लिखना है। मैक्सिमम टाइम यही क्वेश्चन पूछा। कैन आई मूव फॉरवर्ड? आप समझ पाए आर जेनिंग्स को? ये जितने मैंने डिस्टिंक्शन बताया सब इनके हैं। बी आर अम्बेडकर, द बेस्ट पर्सन। अबाउट इंडियन फेडरलिज्म, बी आर अम्बेडकर सबसे बेस्ट आदमी है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में डिबेट चली थी इंडिया का नाम क्या होना चाहिए। ज्यादातर लोगों ने सपोर्ट किया था फेडरल रिपब्लिक ऑफ भारत। बी आर अम्बेडकर के अगेंस्ट। बी आर अम्बेडकर ने कहा कि भारत, नो डाउट इट रिप्रेजेंट्स आवर सिविलाइजेशन, बट इट आल्सो रिप्रेजेंट्स द ओल्ड बैकवर्ड माइंडसेट, minds full of caste and creed, and India the modern denomination. but फिर कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो दोनों किया गया। या दैट इज डिबेट ये आई कि यूनियन और फेडरल। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि इंडिया इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट, है ना, neither states have a power to secede. In this case the term union is much better. It means when he said that India is no doubt a federal structure, but in normal times India's federalism is flexible, it oscillates. It oscillates between federalist during normal time, union during emergency, and in case of certain extraordinary circumstances, minor federal, minor union. I mean it oscillates between federal, union, federal. Am I clear? So B.R. Ambedkar says India's federalism is federalism in normal times.
in case of extraordinary time when India's national security, unity and integrity, public order is in threat, financial stability is in threat, then forget about federalism, everything will be united. Am I clear? This is what federal in normal time. Am I clear? By Dr. B. Ambedkar. हमको इन सबको थिंकर के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि जब भी क्वेश्चन आएगा, इनमें से एक के भी बारे में आया, अगर आपको 10 में से 8-9 तक चाहिए, मार्क माय वर्ड, आप थिंकर के नाम से स्टार्ट करो इंट्रो. According to B. R. Ambedkar sir, India's federalism is a federalism normal times, which means that would be the best intro, क्योंकि जैसे ही एग्जाम की नजर में आपका थिंकर का नाम आ गया, वो समझ पाएगा इसने बहुत डिटेल में पढ़ा है, इसको आता होगा, वो बॉडी पे फोकस उतना नहीं करेगा जितना उसको चाहिए, वो मार्क्स दे देगा. ठीक है, एक बच्चे को सब कुछ आता है फिर भी 10 में से 6 आएगा, क्योंकि शायद वो थिंकर उसका टीचर उसको पढ़ा नहीं पाया, वो डेप्थ का उसको टीचर दे नहीं पाया, बच्चा खुद बहुत मेहनत कर रहा था. कल मेरी एक बात हो रही थी, बिहार में एक टीचर है, मेरे पुराने स्टूडेंट भी है, वो बता रहे थे सर वो गाइडेंस नहीं मिल पा रहा, हम लोग बहुत यहाँ पे बिहार के बच्चे 20-20 घंटे पढ़ रहे हैं सर, रात दिन मेहनत कर रहे हैं, बट एक तो हिंदी मीडियम का कंस्ट्रेंट, इंग्लिश का कुछ अच्छा सोर्स नहीं है, हिंदी में उतने सोर्स मिलते नहीं है, और टीचर्स उस लेवल पर जा नहीं रहे, क्योंकि टीचर का ही पूरा जीवन एक बुक से निकला हुआ है, तो खुद एक बुक में सीमित, तो हमें उसी बुक तक रख रहे हैं. आई डोंट वांट, वो जमाना गया आज से 20 साल पहले के टीचर्स. इसलिए आई बिलीव अगर आपको सच में बहुत ब्रिलियंट एजुकेशन चाहिए, फॉलो यंग टीचर्स. एक ओल्ड टीचर के पास इतना ब्रिलियंट एक्सपीरियंस होता है, ही सो ब्यूटीफुल इन एक्सप्रेशन, अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग, बट विथ ओल्ड अप्रोच. फॉर देम completing M. Lakshmikant is the best thing, but someone who are in the process of examination, वो जो खुद हर साल prelims मेंस इंटरव्यू दे रहे हैं, they actually know the evolving nature of the young teachers का. ये बड़ा फायदा होता है, सबसे इवॉल्विंग नेचर आपको पता चलता है. जैसे अभी अगर आप एग्जाम को देखें तो कुछ नहीं पूछ रहे लक्ष्मीकांत से, ना के बराबर प्रश्न, सब कुछ इवॉल्व हो रहा है. इवन मेंस में लक्ष्मीकांत से सालों हो गए, कुछ मेंस पहले भी नहीं, डीडी बासु ज्यादा अच्छी मानी जाती थी मेंस के लिए, अब वो भी रिलेवेंस खो चुकी है. तो किसी बुकिश स्टडी से कुछ नहीं हो, हमें एक स्टेप आगे जाना है. थिंकर्स, उनके थिंकिंग, उनके वर्ड्स. इस साल आप जीपीएससी का अगर मेंस को उठा के पेपर देखो 25 वाला सर, 4 से 5 क्वेश्चन थिंकर्स पे थे, स्ट्रेट फॉरवर्ड. डायरेक्ट पूछते ये किसने कहा है, ऐसा पूछते हैं, साल ही पूछा था, पहला ही क्वेश्चन, वो भी दूसरा तीसरा भी नहीं था. जीएस1 का पहला क्वेश्चन क्या था पता है? We learned from history that we didn't learn anything from history. Who gave this statement? खत्म है ना. पॉल एप्पलबी, ये सबसे इंटरेस्टिंग है. पॉल एप्पलबी, इन्होंने एक अलग ही इंटरप्रिटेशन, इन्होंने कहा इंडिया फेडरलिज्म इज एक्सट्रीमली फेडरल, कुछ ज्यादा ही फेडरल है. ये कहीं ना कहीं बहुत करेक्ट इंटरप्रिटेशन है, बट इनका लॉजिक भी सही था, क्योंकि कुछ लॉजिक बहुत बढ़िया दिए गए थे इन्होंने. जैसे उन्होंने कहा कि इंडिया के फेडरलिज्म ऐसा जहां पे स्टेट और सेंटर दोनों की पावर डिफाइन की गई है, शेड्यूल 7 दोनों की पावर को सेपरेट किया गया है. उन्होंने कहा ये एक्सट्रीमली फेडरल है, बट ये ज्यादातर लोग इस टाइम पे एक्सेप्ट नहीं करते हैं. तो कहना कि नहीं ये बहुत सही इंटरप्रिटेशन नहीं. ठीक है, एक नया कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम कहते हैं कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म. एक न्यू कॉन्सेप्ट है कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म. नाउ व्हाट इज कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म सर? एक चीज होती है राइवलरी, दुश्मनी, एक चीज होती है हेल्दी राइवलरी, दुश्मन. दो बच्चे हैं मेरे, मैंने कहा कि यार इसके पास गजब का नॉलेज, तेरे पास कुछ नहीं, नालायक है. तो उसके मन में ऑटोमेटिक एक राइवलरी मेरे अगेंस्ट नहीं जन्मेगी, सामने वाले कहेंगे इससे नॉलेज देना मुझे, वो और ज्यादा नॉलेज के लिए स्ट्राइव करेगा. जब उसको ज्यादा देगा तो ये और करेगा. यहाँ पे दे आर राइवल्स, बट नॉट इन नेगेटिव सेंस, बट इन पॉजिटिव सेंस, हेल्दी राइवलरी. इंडिया में हम अपने स्टेट्स को एक दूसरे का दुश्मन बना रहे हैं फॉर हेल्दी कंपटीशन. फॉर एग्जांपल, नीति आयोग के बहुत सारे इंडेक्स पब्लिश होते हैं, जैसे कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस. नीति आयोग एक रिपोर्ट पब्लिश करता
इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कौन सा स्टेट कितना अच्छा काम कर रहा है बिजनेस के लिए, उससे उतना ज्यादा प्रमोशन रैंक दिया जाता है, स्टेट ऑफ डूइंग बिजनेस, क्लीनलीनेस रैंकिंग, है ना, एफडीआई इनफ्लो रैंकिंग, नीति आयोग, पहले कमीशन होता था प्लानिंग कमीशन, पहले इंडिया इसके अकॉर्डिंग काम करता था। प्लानिंग कमीशन क्या थे सर, सेंटर में कुछ लोग बैठे थे, वो पूरे इंडिया के लिए पॉलिसी बनाते थे, इंडिया 5 साल में क्या करेगा, और वहीं से फंड आता था। लोकल नीड को बिल्कुल ध्यान में रखा गया, इसको कहा जाता है वन साइड फिट ऑल अप्रोच, एक पॉलिसी सबको फिट होगी, बट इट्स नॉट पॉसिबल। गुजरात के नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स अलग होंगी एज कंपेयर टू महाराष्ट्र, हाउ कैन यू डिसाइड सेम पॉलिसी फॉर गुजरात एंड महाराष्ट्र। तो टॉप डाउन अप्रोच कहा जाता था, प्लानिंग कमीशन वाज अ टॉप डाउन अप्रोच which follows one size fit all approach. Am I clear? Interestingly, we replaced this with planning commission, with Niti Aayog, National Institution for Transforming. And Niti Aayog works in the principle of bottom up approach or Team India approach. ये सबसे बेस्ट वर्ड, टीम इंडिया। पहले जो इंडिया एज अ मास्टर, अदर्स एज अ फॉलोअर था, अब टीम इंडिया, सारे स्टेट और सेंटर वो एक टीम का पार्ट है, यहाँ पे सेंटर है कप्तान और वो सब है प्लेयर्स। मतलब एट द सेम टाइम वी आर सेइंग यू ऑल शुड कोऑपरेट विथ ईच अदर बट compete with each other, cooperate to solve the problems of each other, to fill the gaps and lacunas, and to compete, to strive for excellence. एक्सीलेंस के लिए compete करो, जहां कोई वीक है उसके लिए कॉपरेट। तो कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म कहा जाता है। कॉम्पिटिटिव मतलब गुड हेल्दी राइवलरी, लाइक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड वेरियस पैरामीटर्स आर देयर, नीति आयोग एंड देन जीएसटी। कॉपरेटिव फेडरलिज्म का सबसे कॉपरेटिव का सबसे बेस्ट एग्जांपल है जीएसटी। जीएसटी काउंसिल जो थी वो टीम इंडिया का ही रिजल्ट होगी। वहां पे पहले क्या था, सेंटर सारा टैक्स डिसाइड करता था, स्टेट भरते थे। अब जो भी डिसीजन होगा साथ मिलकर लेंगे इन जीएसटी काउंसिल, है ना। तो जीएसटी इज अ क्लासिकल एग्जांपल ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। और ये सब किसके हैं, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। और जब दोनों होगा तब सही होगा। आपने घर पे काफी देखा होगा, मम्मी पापा एक बच्चे के सामने दूसरे बच्चे की बड़ाई करते हैं कि मेरा बेटा बहुत पढ़ता है, बहुत मेहनत करता है, देखना जल्दी मेरा ये बेटा भी करेगा। एक परसों में अपने एक बच्चे के घर गया था, वो लंच पास हो गया, फाइनली बहुत जिद करता है, इतना जिद्दी के बाप के पास जाने तो जाना पड़ा उसके घर में। एंड उनके माता पिता छोटे भाई के सामने बोले थे सर बड़ा वाला भले पास हो गया और मेरा छोटा ज्यादा टैलेंटेड है, टू मोटिवेट हिम, ये भी उससे आगे निकले। इससे एक को कंपेयर दूसरे के साथ किया जा रहा है, नॉट टू डाउनग्रेड एनीवन बट टू मोटिवेट वन अगेंस्ट अनदर, है ना। आपको इसको कहते हैं ना नेगेटिव मोटिवेशन, इस काइंड ऑफ नेगेटिव मोटिवेशन। तुझसे नहीं हो पाएगा, तुझसे हो पाएगा, ठीक है। तो हमारे यहाँ ये दोनों मॉडल एक साथ फॉलो हो रहा है, कॉम्परेटिव एंड। Am I clear guys? अब अगर आप देखो इन क्वेश्चंस को तो आप कितना आंसर आराम से लिख पाओगे। देखिए, India's federalism is a unique model that oscillates between cooperative and a quasi-federal structure. अब हम क्या करेंगे क्वेश्चन को, पहले कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को एक्सप्लेन करेंगे। किसने दिया था ये प्रिंसिपल, गैल्विन ऑस्टिन। हम समझाएंगे कि अकॉर्डिंग टू गैल्विन ऑस्टिन इंडियाज फेडरलिज्म वेयर स्टेट्स आर नॉट इन साइलस बट दे cooperate with each other to achieve socio-economic goals. On the other hand, according to K.C. Weir, India's federalism do not follow the strict or true federalistic model like US, and hence India's federalism is a quasi-federalism. आप इंट्रो में ये दोनों को डिफाइन कीजिए, ठीक है। अब देखिए, depending on the socio-political exigencies of time, evaluate the statement with reference to view of K.C. Weir, Gavin। तो केसी वियर में मैंने आपको सब बताया, केसी वियर ने, हम लिखेंगे उसमें बॉडी में कि व्हाई इट इज अ क्वासी फेडरल अकॉर्डिंग टू केसी वियर, तो पूरा आंसर लिखेंगे जो मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। सेकंड, व्हाई इट इज कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म इन द व्यूज ऑफ गैल्विन ऑस्टिन, वो लिख दो, एट लास्ट कंक्लूड कर दो। क्या आप समझ पा रहे हैं मेरी बात।
लिख लोगे आंसर आराम से। सेकंड देखिए, द शिफ्ट फ्रॉम बार्गेनिंग फेडरलिज्म टू कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म has created a new paradigm for economic development in India. So first explain what is bargaining federalism and who gave this concept? Morris Jones. Morris Jones gave the concept of bargaining federalism. वहां पे समझाइए कि मॉरिस जॉन का बार्गेनिंग फेडरलिज्म क्या था, एक सिंगल पार्टी रूल में कि सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए या ग्रोथ के लिए बार्गेनिंग फेडरलिज्म, यहाँ पर गिव एंड टेक का कॉन्सेप्ट था। बट अब जब मल्टी पार्टी रूल है, सिंगल पार्टी रूल नहीं है, स्टेट में डिफरेंट पार्टी है, to motivate those parties, there is a new concept of competitive federalism based on Niti Aayog Team India, adopting principles like ease of doing business, healthy rivalry, etc. क्या आप लिख पाओगे आराम से? पहले बहुत टफ लगा था ना, अब इजी है। पर देखिए, while the Constitution of India is federal in normal times, but unity in emergency time, the basic structural doctrine has acted as a primary safeguard. अब ये क्या है बेटा? तो प्रॉब्लम क्या थी कि आप ये कह रहे हो कि कुछ टाइम के लिए ये सेंटर होगा, कुछ टाइम के फेडरल है, इमरजेंसी में सेंट्रल हो जाएगा, बट व्हाट इज द गारंटी कि सेंटर इस पावर का मिसयूज नहीं करेगी, सेंटर इस पावर का किसी और पार्टी के रूल के अगेंस्ट यूज नहीं करेगी, कर रहेगी। कुछ प्रिंसिपल्स आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा, प्रेसिडेंट रूल टाइप, यहाँ पे प्रेसिडेंट अपने पावर का यूज करके पार्टी को हटा सकता है वगैरह वगैरह, ये हो सकता है ना। बट इन एसआर बोमाई versus Union of India, it was quite clear, Supreme Court have said that federalism is a basic structure of Indian Constitution. Supreme Court the Parliament cannot destroy the basic structure. Not only that, the frequent use of precedent rule is a misuse of constitutional provisions. Not only that, Sir Bommai, Supreme Court said the precedent rule is subjected to judicial review on the ground of malified intention. अगर प्रेसिडेंट रूल लगाया जा रहा है तो कॉन्स्टिट्यूशन ने कहता था कि वो जस्टिसेबल नहीं है, कोर्ट नहीं जा सकते, सुप्रीम कोर्ट ने कहा जुडिशियल रिव्यू इज अ बेसिक स्टेप, आप हमसे वो नहीं छीन सकते। अगर हमें लगेगा कि जो प्रेसिडेंट रूल लगा है वही गलत ग्राउंड पे लगाया गया है तो हम डिस्ट्रॉय कर देंगे, ठीक है। सेक्युलरिज्म को बेसिक स्ट्रक्चर मान लिया गया इसमें। कृष्णानंद भारती, separation of power is a basic structure, separation of power is essential for federalism, judicial review and independence of judiciary is essential for federalism as well. इस तरह सुप्रीम कोर्ट ने वेरियस जजमेंट से फेडरलिज्म को इंडिया में किया हुआ, ठीक है। अब इसका इंट्रो कैसे स्टार्ट करोगे? अकॉर्डिंग टू डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सर, इंडियन फेडरलिज्म is federalism in normal times, but it has both the features, unitary as well as federal. Depends on the situation. In emergency it is unitary, in normal time it is federal. ठीक है, ये आप इंट्रो में लिखोगे, बॉडी में आप लिखोगे कैसे एसआर बोमाई, केशवानंद भारती, सेपरेशन ऑफ पावर, इन सबको सुप्रीम कोर्ट ने इंश्योर अगेन एंड अगेन किया हुआ है। रिसेंट बंगाल जजमेंट भी आप ऐड कर लेना, गवर्नर पोजीशन इन तमिलनाडु, जो अभी सबसे रिसेंट जजमेंट गया गवर्नर का रोल ऑफ गवर्नर, उससे भी आपको खास ऐड कर। कंप्लीट, that's it for Indian federalism. Let's solve certain other questions. आप लोग स्क्रीन को पॉज कर लीजिए, आराम से सॉल्व कीजिए। Consider the following statement regarding nature of Indian federalism. Unlike the American Federation, the Indian Federation is not the result of an agreement between the states. True. Indian Constitution provides for the indestructibility of union as well as the states. No. Union indestructible है, but state destructible है. In India, the residency of a subject in a particular state does not confer separate political right for those states. Yes. किसी स्टेट में रहने से उसका कोई अलग राइट आपको नहीं मिल जाता। The two statements are true. Next. The Finance Commission is a quasi-judicial body established under Article 280 to ensure the vertical and horizontal devolution of taxes. The recommendation of the Finance Commission are binding? No, it is not binding. Only one statement is true. Sir Bommai, the Supreme Court held that
federalism is a part of basic structure? The court ruled that power of the president to dismiss a state government under Article 356 is absolute and not subject to judicial review. False. Is subject to judicial review on the malified ground. Third, it established that a state government secularism is a requirement for its survival under federal scheme. Yes, एक स्टेट गवर्नमेंट का सेक्युलर होना जरूरी है, नहीं होगा तो उसका फेडरेशन कर दिया जाएगा. Only two statements are true. ठीक है. This is it for today's lecture. Sorry, this lecture. I hope आपने अच्छे से इस चीज को पढ़ा होगा, समझा होगा. ठीक है. यहाँ ना समझ में यू कैन आस्क मी. कंटिन्यू. ये लेक्चर यहाँ रखते हैं, फिर दूसरा लेक्चर स्टार्ट करते हैं. कितने बजे तक था अपना आज? 3 बजे तक है ना. अभी आधे घंटे एक लेक्चर और ले लूंगा. ये आप लोग पढ़िए. एंड कर दो बेटा. रुको मेरे पास से यहाँ से 1 मिनट रुक जाइए, खाली देख लेते हैं कि किसी का ऑनलाइन कोई क्वेश्चन ना हो. कुछ हो तो पूछ लीजिए, बाकी इंडियन फेडरलिज्म आपका ये चैप्टर यहाँ खत्म हो जाता है. किसी बच्चे को कुछ पूछना हो तो प्लीज आस्क.